हम कल लगभग मैंने रासायनिक समीकरण की पहचान के बारे में बात किया था। आज हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। रासायनिक समीकरण उसको कहेंगे जब शब्द समीकरण में शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहते हैं कि रासायनिक शब्द अगर यानी कि शब्दों में रासायनिक समीकरण को लिखा गया है और उसके जगह पर अगर हम उसका सूत्र का उपयोग कर लेंगे, उसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। एकदम सरल भाषा है। बात करता है कि जब कोई समीकरण हो और शब्दों में लिखा गया हो और उसको अगर सूत्रों में लिख दिया जाए, उसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा हुआ है और एरो लगा हुआ है। हमको पता है कि तीर का निशान लगाया जाता है रासायनिक समीकरण में। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सही बात है। और इसको अगर यही शब्द को अगर हम सूत्र में इसको लिख दें तो हम यह इसी को हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। यानी कि शब्द है जैसे मैग्नीशियम तो हम इसका सूत्र लिखते हैं Mg, और ऑक्सीजन है तो O2 लिखेंगे। और यहाँ तो प्लस का निशान लगाएंगे ही, कल हम उसके बारे में जान चुके हैं। उसके बाद एरो लगाएंगे, उसके बाद MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण तो हमारा ये क्लियर हो गया कि रासायनिक समीकरण इसको कहेंगे, लेकिन अब यहाँ पर बात एक आती है कि इसको अलग अलग करते हैं। आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पर हम इसका यहाँ ये हमारा अभिकारक है, यह हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है, ये हमारा उत्पाद है। अब इसमें हम बात करेंगे कि अभिकारक जैसे मैग्नीशियम है, ये हमारा मैग्नीशियम है, ये हमारा ऑक्सीजन है। यहाँ अभिकारक में देखो मैग्नीशियम में परमाणु की संख्या कितना है, मैग्नीशियम परमाणु कितनी है, मैग्नीशियम की परमाणु 1 है। सही बात है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन यानी अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु कितना है, 2 है। सही बात है। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम की परमाणु यहाँ उत्पाद में कितना है, 1 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु कितना है, 1 है। अब यहाँ बात किया जाता है मैग्नीशियम अभिकारक में मैग्नीशियम की परमाणु 1 है और उत्पाद में मैग्नीशियम की परमाणु 1 है। ये तो सही है। लेकिन अगर यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु 2 है और यहाँ पर उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु 1 है, यानी कि रिएक्शन हमारा यानी अभिकारक में जितना परमाणु है तत्वों की, उतना परमाणु हमारे उत्पाद में नहीं है, हमारे उत्पाद में नहीं है। यानी कि जितना मैंने चक्की में आटा डाला है उतना मुझे आटा मिला नहीं है। यानी कि कुछ इसमें क्रियाकलाप होगी जो कि इसको बराबर करना पड़ेगा। अगर यह बराबर नहीं है, कहता है रासायनिक अभिक्रिया में कहता है कि जितना प्रोडक्ट डाला जाए उतना ही प्रोडक्ट, यानी कि जितना चीज़ डाला जाए उतना ही निकलेगा। अगर चक्की में हम गेहूं डालेंगे तो गेहूं का आटा निकलेगा, न कि मकई का। समझ रहे हो ना। यहाँ पर हमने मैग्नीशियम को 1 डाला है तो यहाँ हमें मैग्नीशियम 1 मिला है उत्पाद में। सही बात है। यहाँ पर ऑक्सीजन मैंने 2 डाला है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमको 1 मिल रहा है। यहाँ कुछ चीज़ें अलग हो रही है। इसके बारे में जानने के लिए हम आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। यहाँ पर रासायनिक समीकरण को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के प्रकार की बात करते हैं। रासायनिक समीकरण के अब यहाँ पर जो अलग हो रहा है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण, यह तो रासायनिक समीकरण हो गया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है तो इसीलिए इसको 2 भागों में, रासायनिक समीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। रासायनिक समीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। याद रखना, कहता है कि कंकाली असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहेंगे। एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे किसको। संतुलित रासायनिक समीकरण उसको कहेंगे यानी कि अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारक में परमाणुओं की यानी कि तत्वों में परमाणु की संख्या जितना हो उतना ही उत्पाद में भी तत्वों में परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। यानी कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो। यानी कि अभिकारक में जितना परमाणु है उतना उत्पाद में भी परमाणु होनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे हमने देख रहे हैं, यहाँ हमारा अभिकारक हुआ, कारक की बात किया जा रहा है, यहाँ पर उत्पाद है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम ले लेते हैं, आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम यहाँ पर अभिकारक में। देखो मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है, सही है, यहाँ 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेते हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन हमारा अभिकारक में 2 है, सही है।
अब यहाँ पर उत्पाद की बात किया जाए, मैग्नीशियम हमारा यहाँ 2 है, सही है, और ये 2 जो है ये दोनों में गुणा होगा, यह 2 ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी 2 है, इसलिए कहता है अभिकारक में जितना तत्व की परमाणु है उतना उत्पाद में भी तत्व की परमाणु है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। एकदम बोलचाल भाषा में बात करेंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में तत्व की परमाणु की संख्या बराबर हो, परमाणु की संख्या बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बोलता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण, एकदम याद रखना है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाईलाइट करके दिया हुआ है। बोलता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो। ऐसे हम बात कर लेते हैं। ऐसे इधर मेरा अभिकारक है, अभिकारक Mg है, Mg हमारा 1 है, और इधर उत्पाद है, इधर भी Mg 1 है। इधर ऑक्सीजन मेरा 2 है, इधर मेरा ऑक्सीजन 1 है। यानी कि अभिकारक में जितना परमाणुओं की संख्या है, तत्व जितना परमाणुओं की संख्या उतना उत्पाद में परमाणुओं की संख्या नहीं है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन इधर अभिकारक में 2 है और इधर अभिकारक में उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसलिए ये हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसके बारे में और जानेंगे कि आखिर असंतुलित रासायनिक समीकरण को यानी कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उसके बाद हम बताएंगे कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार संतुलित किया जाता है। अभी बने रहें। अब हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यह आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या महत्व है, क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे? बिना संतुलित भी तो रासायनिक समीकरण है, इसलिए संतुलित करना पड़ता है। क्योंकि इसका महत्व क्या है? कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही बनता है, द्रव्यमान ना ही बनता और ना ही नष्ट होता है। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें ना द्रव्यमान बनता है ना ही नष्ट होता है, तो किस आधार पे कोई भी रासायनिक समीकरण का, जैसे कि Mg हुआ, Mg प्लस O2 एरो MgO, यहाँ पर द्रव्यमान घट रहा है, यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ रहा है, यहाँ पर द्रव्यमान घट रहा है, किस आधार पर? जब रासायनिक समीकरण में इसका कोई भी रासायनिक समीकरण होता है तो इसका रूल है कि रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें द्रव्यमान ना ही बनता है ना ही घटता है, यानी ना ही नष्ट होता है। जब द्रव्यमान ना ही बन रहा है और ना ही नष्ट हो रहा है तो किस आधार पर अभिकारक का द्रव्यमान बढ़ रहा है और उत्पाद का द्रव्यमान घट रहा है? इसीलिए इसको एक रूल है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना ही बनता है ना ही घटता है, इसलिए इसको संतुलित करता है। जब ना ही बनता है ना ही घटता है तो इसमें कम और बेस होने की क्या बात है, जितना डालेंगे उतना निकालेंगे। तो वही है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी भी कहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, यह 9th क्लास में हमने पढ़ लिया है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना ही बनता है और ना ही नष्ट होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि ना ही उसमें द्रव्यमान बनेगा ना ही नष्ट होगा। इसलिए तो दोनों का, अभिकारक और उत्पाद की द्रव्यमान बराबर होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का विधि क्या है। एनसीईआरटी या हम लोगों ने जानते हैं कि एक अनुमान भी, 2 विधि है, एक अनुमान विधि है, एक बीज गणितीय विधि है। हमने यह ज़्यादा ओल झोल में आप लोगों को फंसाना नहीं चाहते हैं, मुद्दा की बात करते हैं। बहुत कम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बात वाला बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, तो हम मुद्दे पे बात करते हैं, डायरेक्ट आपको सिखा देते हैं, उसी के आधार पे चलना है। जैसे कि हम किस प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, तो हम देखते हैं। सबसे पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखेंगे। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है Mg प्लस O2। हम बार बार Mg और O2 वाला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी लिया हुआ है और यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ज़्यादा हार्ड पूछता नहीं है, इसलिए हम इजी से लेते हैं, इजी वाला सब। यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, हम इसको हम LHS लेंगे, इसको हम RHS मानेंगे,
इसको अलग अलग करके हम पहले बता दिए थे कि अभिकारक को LHS बोलते हैं और उत्पाद को हम अभिकारक को हम LHS बोलते हैं और उत्पाद को हम RHS बोलते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इधर मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम में परमाणु की संख्या 1 है, हम 1 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना है, 2 है, सही बात है। और यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या कितना है, यहाँ कुछ नहीं है। अगर यहाँ कुछ रहता तो इसके साथ सबके साथ गुणा होता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, एक खाली Mg है तो समझो 1 है, 1 परमाणु है, Mg 1 है तो यहाँ पर Mg 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन यानी कि इसके सीधे हम लिख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ का मैग्नीशियम को एक ही बार में ले रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कुछ नहीं है तो नंबर 1 है, ऑक्सीजन 1 है। अब बात करते हैं कि ये हमारा यानी कि द्रव्यमान यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर द्रव्यमान घट रहा है, तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कहता है कि दोनों को बराबर करेगा तो ये संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ हमारा मैग्नीशियम तो एकदम क्लियर है कि दोनों तरफ बराबर है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, बात कर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है यानी अभिकारक में, और उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है। तो किस प्रकार इसको हम 2 बनाएंगे। 2 बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ 2 से अगर गुना कर देते हैं, याद रखना एक रूल है कि कभी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते वक्त कभी भी आप ऐसे करके, जैसे कि हमारा यहाँ MgO है तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा रहे हैं तो कभी भी ये 2 ऐसे नीचे की तरफ नहीं लिखा जा सकता है, यह गलत हो जाएगा। जब भी इसमें गुणा के रूप में आएगा या जब भी इसमें गुणा करेंगे तो पूरे कंपाउंड में यानी पूरे यौगिक में गुणा होगा, नीचे इस तरह कभी नहीं हो सकता है। इस तरह अगर यहाँ 2 की ज़रूरत है ऐसे लगा देंगे, यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी लगेगा तो यह हमारा Mg यहाँ पूरे कंपाउंड यानी पूरे यौगिक में गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किस प्रकार करेंगे। अगर यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, यहाँ भी मैग्नीशियम 1, यहाँ भी 1। लेकिन अब बात यह होता है कि जब यहाँ ऑक्सीजन में 2 गुना किए तो ये हमारा पूरे कंपाउंड में 2 से गुना होगा, यानी पूरे यौगिक में 2 से गुना होगा। हम इस तरह तो कतई नहीं लिख सकते हैं MgO2, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अलग से अगर लिखा रहे तो पहले से अगर रिएक्शन में लिखा है तो वह अभिक्रिया में लिखा है तो वह चलेगा। लेकिन आप जब भी संतुलित करने वक्त इस तरह का गलती नहीं करना है कि हम नीचे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ 2 से गुना किए तो ऑक्सीजन कहाँ पर है, हमारे MgO के साथ, यानी पूरे यौगिक के साथ हम गुना के रूप में 2 लगा देंगे। अब देखिए, अब फिर से चेक करेंगे कि मैग्नीशियम, और सबको एक एक करके फिर से चेक करेंगे। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम अब 2 यानी पूरे कंपाउंड यानी पूरे यौगिक के साथ अगर 2 से गुना कर दिया है तो यहाँ हमारा मैग्नीशियम भी 2 हो गया है। मैग्नीशियम हमारा कितना हो गया है, मैग्नीशियम पहले 1 था, अब मेरा यहाँ पर और इसके पूरे के साथ गुना हुआ है तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यह भी हमारा 2 हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। बात क्लियर। अब बात करते हैं, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ये ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ बढ़ गया और यहाँ मैग्नीशियम, तो इसमें भी हम 2 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। अब देखो मैग्नीशियम कहाँ है, यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला है तो यहाँ पर अकेला हम गुना के रूप में 2 लिख दिए, यानी कि मैग्नीशियम 2 Mg, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। ये हमारा संतुलित समीकरण हो चुका है, यानी कि हमारा दोनों का परमाणु का संख्या दोनों तरफ, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है। क्लियर। अब देखते हैं फिर 1-2 एग्जांपल लेके देखते हैं, कुछ चीज़ें समझ आएंगी और कुछ और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले रखा है, Fe प्लस H2O एरो है Fe3O4 प्लस H2O, हमारा NCERT का है, यह हमारा NCERT का है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले LHS लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, RHS लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जितना भी आपके पास तत्व है सब तत्वों को एक तरफ लिखिए, उसी के हिसाब से लिखने में आसानी होगी आपको। यानी कि Fe लिख लिए तो Fe के यहाँ हमारा, और फिर उसके बाद H लिख लिए, हमारे पास H है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख लिए, यानी जितना तत्व है सबको अलग अलग करके लिख लिया हम, इसमें कोई दुराई नहीं है, एकदम क्लियर है। यानी आयरन मेरे पास 1 है तो हमने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत।
यहाँ पर देखिए आयरन यहाँ हमारे पास 3 है, तो यहाँ हम इसके सीधे में जस्ट इसके सीधे में 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और यहाँ पर हम 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर गुना के रूप में कुछ नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन हम 1 लिख दिए। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले कि हमारे पास आयरन तो बराबर नहीं है, यहाँ आयरन यानी कि आयरन Fe 1 है, यहाँ Fe 3 है, यहाँ हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। सबसे पहले अगर कभी इस तरह का रिएक्शन रहे धातु के साथ, हमको पता है कि आयरन धातु है, Fe धातु है, अगर धातु रहे तो सबसे पहले धातु को बैलेंस करेंगे यानी कि संतुलित करेंगे। इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, हाइड्रोजन तो वैसे ही है, ऑक्सीजन भी। सबसे पहले धातु को बराबर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आयरन 3 है और यहाँ पर आयरन 1 है, तो आयरन को 3 करने के लिए यानी कि Fe को 3 करने के लिए यहाँ हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो वहाँ पर हमारे समीकरण में जहाँ पर आयरन होगा उसके कंपाउंड के गुना के रूप में 3 गुना कर देंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ हमारा क्लियर अकेले 3 है और आयरन है, तो यहाँ पर 3 से गुना कर दिए, तो हमारा यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। कोई रिएक्शन पे समीकरण पे कोई असर नहीं डाल रहा है, कोई असर नहीं डाल रहा है समीकरण पे कोई असर, यानी कि अगर कोई ऑक्सीजन वाला कंपाउंड के साथ मिलकर रहता थोड़ा दिक्कत होता। यहाँ हमारा अब फिर से हम चेक करेंगे, यहाँ आयरन हमारा 3 है, यहाँ भी आयरन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट कर रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ 1 है और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ अब बात करते हैं, इसको भी 4 बनाना पड़ेगा, इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ 4 बनाएंगे ऑक्सीजन को, तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है, तो 4 गुना यहाँ भी करना पड़ जाएगा। 4 जैसे गुना करेंगे फिर से चेक करेंगे कि हमारा आयरन तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आयरन 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन देखो 4 दूना 8, ये गुना के रूप में 2 तो पहले से था और 4 दूना 8, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन 8। अब बताओ कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो बढ़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन देखो 4 है, यहाँ सही है, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, सही है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे यानी संतुलित करेंगे। देखो हमारा आयरन भी 3 हो गया और ऑक्सीजन भी 4 हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ 8 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो हाइड्रोजन को भी इसको भी 8 बना लेते हैं, यहाँ भी 4 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ। तो 4 से यहाँ गुना किए हाइड्रोजन में, तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारा देखो अब हमारा पूरा समीकरण संतुलित हो चुका है। जैसे 3Fe 3 है, Fe यहाँ भी 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, 4 दूना 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। मेरा यह पूरा समीकरण यानी कि 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2O, यह हमारा संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है, यह हमारा संतुलित हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक दिया हो गया है NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3, तो इसको फिर से निकाल लेते हैं, इसको निकाल के देखते हैं पहले। यहाँ पर 1 नंबर वाला जैसे NaCl है, NaCl + AgNO3 एरो AgCl + NaNO3 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ LHS ले लेते हैं, इसको RHS ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आता होगा। Na यानी कि Na को अलग लेना है क्योंकि ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। यहाँ पर सोडियम हमारे पास कितना है 1 है, पहले सोडियम लिख लेते हैं पूरे तत्व को। Cl ये हमारा क्लोरीन हो गया, ये Ag है हमारा, ये अलग से ये नाइट्रोजन है, कभी मिला मत देना, यह ऑक्सीजन है। अब बात करते हैं सोडियम कितना है, मेरे पास यहाँ सोडियम तो 1 ही है। यहाँ देखिए सोडियम कितना है, यहाँ भी 1 सोडियम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए क्लोरीन कितना है 1 है, यहाँ देखिए क्लोरीन कितना है 1 है। और याद रखना ऐसा नहीं करना जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ भी क्लोरीन रहता, सबको जोड़ लेते। उत्पाद के तरफ का एक तरफ जोड़ के, चाहे इधर रहे सबको मिलाना पड़ता है। और अभिकारक का और उत्पाद का भी अगर इधर उधर रहे, ऑक्सीजन यहाँ कुछ रहता कुछ यहाँ ऑक्सीजन रहता, दोनों को जोड़ के देखते।
अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन भी इधर भी एक है। अब बात करते हैं Ag की, तो यहाँ भी Ag एक है, यहाँ भी Ag एक है। अब बात करते हैं यहाँ नाइट्रोजन एक है, यहाँ नाइट्रोजन एक है, यहाँ भी नाइट्रोजन एक है। क्लियर। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है। ये तो बैलेंस है, ये तो संतुलित है, पहले से संतुलित है, पहले से संतुलित है। मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया। अब छोटा सा एक है, नॉर्मल कर देते हैं, इतना एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पोटासियम यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे, बस सीख लीजिए, ज़्यादा पूछता नहीं है, एकदम क्लियर कट कहता हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ विश्वास के साथ पढ़िए, एक भी बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर पोटासियम है एक है, यहाँ भी पोटासियम एक है। क्लियर। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 एक 3 है, क्योंकि देखो ये उत्पाद की तरफ जितना है एक तरफ लिखा जाएगा, इधर अभिकारक के तरफ जितना है एक तरफ। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 यहाँ है, एक यहाँ है, 3 है। यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 ही है। अब इसको सही करना है। और यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है। सबसे अब हाइड्रोजन को ही हमको क्लियर करना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन को हमको क्लियर बराबर करना है तो अगर हम बराबर करेंगे 2 से, अगर यहाँ हम गुणा करते हैं, देख रहे हैं 2 से अगर यहाँ हम गुणा करते हैं तो ये हमारा पोटासियम 2 हो जाता है। सही बात है, पोटासियम हमारा 2 हो जाता है। और यहाँ ऑक्सीजन देखो, यहाँ हमारा 2 हो जाता है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारा यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ हमारा 2 है। तो अब देखते हैं यहाँ पर पोटासियम 2 है, यहाँ तो इसको भी पोटासियम को 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पोटासियम 2 है, यहाँ भी पोटासियम 2 है, क्योंकि हमको सबसे पहले हम क्या बोले हैं, सबसे पहले यानी कि धातु को हमको संतुलित करना है। तो धातु हमारा यह सोडियम हमारा धातु है, तो पोटासियम है, क्षमा चाहूँगा, ये हमारा पोटासियम है, पोटासियम 2 है, यहाँ भी पोटासियम 2 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, यहाँ भी 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन हमारा यहाँ 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है। तो ऑक्सीजन के लिए इसको भी हम 2 से गुना कर देते हैं। अब फिर से चेक करते हैं, यहाँ पर पोटासियम हमारा कितना हो गया, 2 है, यहाँ पोटासियम